ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं इस प्रोजेक्ट को। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देख लो, देन आप इस वीडियो पे मूव करना। चलो तो बात करते हैं कि आज हम इस प्रोजेक्ट में क्या क्या करेंगे। तो देखो, कल हमने इतना क्रिएट कर लिया था कि यहाँ पे जो जितने भी एपीआईज हैं हमारे वो लिस्ट हो रहे हैं। आज हम क्या करेंगे, इन एपीआईज पे जब भी आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पेज पे क्या करेंगे, हम इसको रिडायरेक्ट करेंगे। यानी कि जो भी एपीआई है हम उसके एपीआई के एक्चुअल यूआरएल पे हम क्या कर सकते हैं, इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ये आपका खुद का एपीआई हो सकता है या फिर बना बनाया आप एपीआई उठा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलो तो हम एक काम करेंगे कि हम लोकल सर्वर का यूज़ करके हम हर एक के लिए क्या करेंगे, एक एक एपीआई क्रिएट करते चले जाएंगे ताकि ईजी हो हमारे लिए भी और आपको भी एक आइडिया मिल जाए किस तरीके से लोकल सर्वर आप यूज़ कर सकते हो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। चलो तो आ चुके अपने VS कोड में और यहाँ पे मैंने लोकल सर्वर पे अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रन कर दिया है, यानी वो चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग क्रिएट करना पड़ेगा। अब डायनेमिक राउटिंग क्या होता है, पहले ये बात समझो। तो अब समझते हैं कि डायनेमिक राउटिंग होता क्या है एक्चुअली में। देखो, अगर आप यहाँ पे यूआरएल विजिट करो, है ना, इस यूआरएल का क्या नाम है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो इस यूआरएल का कुछ ये नाम है https://whiteboard.gravitykcoding.com, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये अभी के लिए मान लो ये क्या है, एक स्टैटिक यूआरएल है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर एक मेरे पास अबाउट पेज है, तो मैं उसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे आऊँगा, लिख दूंगा अबाउट पेज, तो ये मेरा कौन सा अबाउट पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। मान लो कि मेरे पास एक कॉन्टैक्ट पेज है, तो ये कहाँ चला जाएगा, हमारा कॉन्टैक्ट पेज पे, कुछ इस तरीके से। लेकिन मैं बोलूं कि हमारे पास 1000 यूज़र्स हैं, ठीक है, मेरे पास क्या है, 1000 यूज़र्स हैं, और हज़ारों यूज़र्स का तो मैं एक एक कंपोनेंट तो नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं अबाउट का कंपोनेंट क्रिएट किया हूँगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का एक कंपोनेंट क्रिएट किया हूँगा, लेकिन क्या मैं 1000 यूज़र्स के लिए अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, नहीं। मैं वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम डायनेमिक राउटिंग का। मतलब कि हम एक्चुअली में यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कोई भी एंड पॉइंट नहीं देंगे, हम क्या देंगे, यहाँ पे एक आईडी देंगे। यहाँ पे क्या देंगे, हम एक आईडी, जिसके बेसिस पे क्या होगा, वो आईडी को फेच करेगा एंड जिस आईडी से भी वो डेटा मैच करेगा, उस डेटा को वो क्या करेगा, उसको रेंडर करा देगा कहाँ पे, जिस पेज पे भी आप उसको भेजना चाहते हो। चलो समझते हैं इसको अपने प्रोजेक्ट में कैसे अप्लाई करेंगे। चलो तो आते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें राउटिंग क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तक हमने एक भी राउटिंग बनाया नहीं है, तो चलो राउटिंग क्रिएट कर लेते हैं। SRC फोल्डर में आते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं राउटर नाम का एक फोल्डर, और इसके अंदर एक राउट्स नाम का हम क्या कर लेते हैं, एक JSX फाइल क्रिएट कर लेते हैं। routes.jsx हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है, आपको टर्मिनल पे आना है सबसे पहले, एंड यहाँ पे लिखना है npm install react router dom, और लिख के बस इतना एंटर कर देना है, जिससे कि आपका राउटिंग का जो पैकेज है वो क्या हो जाए, इस प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाए हमारे कहाँ, प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। चलो तो यहाँ पे जो हमारा पैकेज है वो क्या हो गया, प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। आप चाहो तो पैकेज.json फाइल में जाके चेकआउट कर सकते हो उस चीज़ को। देखो यहाँ पे लाइन नंबर 16 में आपको दिख रहा होगा रिएक्ट राउटर डॉम, एंड इसका वर्जन, कौन सा वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। क्लियर। अब क्या करना है, आपको routes.jsx के अंदर आना है, जो कि अभी आपने क्रिएट किया था कहाँ पे, राउटर फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे राउट नाम से, ठीक है, या फिर राउटर नाम से, और इसमें हम क्या करेंगे, क्रिएट ब्राउज़र राउटर को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, और ये किस टाइप का होता है, हमारा एक एरे टाइप का होता है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली में एक फंक्शन होता है, उसके अंदर एक एरे पास होता है, और उस एरे के अंदर हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पास होता है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे पाथ। ठीक है, और इस पाथ के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किस पाथ पे कौन से एलिमेंट को शो कराना है, कुछ इस तरीके से। लाइक कि अगर हमें जब पाथ क्या हो, स्लैश, मतलब कोई भी यूआरएल उसके आगे एंड पॉइंट नहीं हो, तो वहाँ पे क्या हम शो करा देंगे, हम यहाँ पे शो करा देंगे होम कंपोनेंट को। ठीक है, और इस होम कंपोनेंट को यहाँ से हमें रिमूव करना है, और यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा राउटर प्रोवाइडर। ठीक है, ये राउटर प्रोवाइडर हम यहाँ पे लगाएंगे, और इसके अंदर हम क्या पैरामीटर पास करेंगे, इसके अंदर हम क्या प्रॉप्स पास करेंगे। राउटर में हमने जो अभी राउटर क्रिएट किया है कहाँ पे,
तो देख लेते हैं क्या राउटर यहाँ से लिखने से आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो राउटर हमने यहाँ बनाया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आगे आना और लिख देना सिंपल सा एक्सपोर्ट। ठीक है, इतना लिख देंगे तो हमारा जो वो फंक्शन है, वो राउटर है, वो क्या हो जाएगा, वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम सिंपली इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड देखते हैं आउटपुट में कुछ चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड देख लेते हैं क्या एरर है, कुछ एरर है या नहीं है। चलो, रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड कहाँ पे, राउटर डॉट JSX फाइल में। तो आते हैं राउटर डॉट JSX में और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना है आपको एंड यहाँ पे सिंपली आके आपको IMR लगा देना, मतलब रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेना कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट है वो आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये तो हमने बना लिया किसके लिए, ये हमने बना लिया स्लैश राउट के लिए। ठीक है, सेम हमें किसके लिए क्रिएट करना है, अब मान लो कि मेरे पास एक अबाउट का सेक्शन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक अबाउट का सेक्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या शो कराना चाहूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये रिएक्ट का फ्रेगमेंट हम टैग ले लेंगे यहाँ पे और इसके अंदर हम नैपबार को इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि नैपबार हर एक पेज में दिखता है। ठीक है, तो हम नैपबार को यहाँ पे शो करा देंगे और यहाँ पे लेट सपोज कि हमने क्या किया, एक डिफ टैग ले लिया एंड इस डिफ टैग के अंदर हम क्या लिख देंगे, हेलो फ्रॉम अबाउट पेज। अभी तक हमने इसके लिए कोई कंपोनेंट नहीं क्रिएट किया, दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक सिंपल सा ऐसे दिखा दिया कि हाँ मेरे पास एक आउटपुट आएगा, कुछ तो आउटपुट आएगा, कहाँ, अबाउट पे हम शिफ्ट करेंगे तब। ठीक है, एंड तो अगर चलो चेक करते हैं, एंड पॉइंट अबाउट लगाते हैं और एंटर करते हैं, देखो तो हेलो फ्रॉम अबाउट पेज और साथ ही साथ हमारा जो नैप बार है वो भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अब हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इस पर नेविगेशन हम लगा दें। किस पे लगाएंगे, जो हमारा नैप बार है किसके अंदर है, कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे, नैप बार के अंदर आएंगे और ये जो ए टैग लगाया था, तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि आपको यहाँ पे ए टैग नहीं लगाना होता है, आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है क्या, यहाँ पे आपको ए टैग को रिमूव करके लगाना पड़ता है आपको नैव लिंक। ठीक है, और नैव लिंक लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस नैव लिंक के अंदर आपको सिंपली सा ये जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको यहाँ पे हमें पेस्ट करना होता है। ठीक है, ठीक है, ए टैग को रिमूव करके हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे नैव लिंक को लगा लेंगे और यही प्रोसेस हम सब में कर लेंगे, यहाँ पे अबाउट और साथ ही साथ किसके लिए, कॉन्टैक्ट के लिए। तो चेंजेस कर लेते फटाक से। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने नैव लिंक लगा लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कहाँ पे जाओगे। तो देखो, अगर हम होम पे क्लिक करें तो कहाँ जाना चाहिए, हमारे स्लैश पे जाना चाहिए, लेकिन अगर हम अबाउट पे क्लिक करें तो कहाँ जाना चाहिए, तो हमारा जाना चाहिए सिंपल सा कहाँ पे, अबाउट सेक्शन पे। ठीक है, तो स्लैश अबाउट। ठीक है, क्या हमारे पास कॉन्टैक्ट के लिए कोई रूट है, अभी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल के लिए हम स्लैश दे देते हैं कि कहीं पर भी ना जाए, वो हमारे होम पेज पे वापस से रिडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, आते हैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब देखो, जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैंने अबाउट पे क्लिक किया क्या हुआ, URL भी चेंज हो गया, लेकिन हमारा जो पेज है वो रिलोड नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, रीरेंडर हुआ, मतलब कंटेंट को क्या सिर्फ चेंज किया। ठीक है, नैप बार एज इट इज़ है क्योंकि हमने इसमें नैप बार लगाया है और हमारे होम कंपोनेंट के अंदर भी नैप बार लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने होम पे वापस से क्लिक करके हम आ गए यहाँ पे होम पे। अब देखो, नेविगेशन हमने लगा दिया, लेकिन अब हमें डायनेमिक नेविगेशन लगाना है, मतलब कि अब मान लो कि इन चारों में से मैं किसी भी एक कार्ड पर क्लिक करूं तो मुझे उस कार्ड का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज क्रिएट करते हैं। तो पेजेस में आते हैं और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करके ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, docs.jsx। ठीक है, और इसको RAFC करके क्रिएट कर लेते हैं और दिस इज द, तो यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिख लिया कि दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन पेज फॉर दिस API। जब भी आप क्लिक करोगे तो उसके लिए ये पेज खुलेगा। ठीक है, अभी तक बस हमने इतना ही लिखा है, इसको बाद में हम कस्टम डिजाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आना है आपको कहाँ, राउट्स में। सबसे पहले आपको आना है राउट्स में और यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड आपको देना है क्या, पाथ। ठीक है, क्या देना है, पाथ। अब पाथ में आप क्या दोगे, क्या पास कर रहे हो आप, पाथ में कुछ पास करोगे तो आपको क्या पास करना है, यहाँ पे स्लैश और यहाँ पे देना है आपको ID। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है एंड इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे एलिमेंट लगाना है और इस एलिमेंट पे क्या लिखना है आपको, इस एलिमेंट में हमें क्या पास करना है, हमने जो अभी डॉक्स नाम का जो हमने
कंपोनेंट क्रिएट किया था उसको हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो पाथ है वो क्रिएट हो चुका है। अब ये क्या है, डायनेमिक है, ठीक है। ये किसके बेस पे है, आईडी के बेस पे। जो भी आईडी उसको मिलेगा उसके बेस पे क्या करेगा, उसको नेविगेट कर देगा कहाँ पे, हमारे डॉक्स के अंदर, ठीक है। अब देखो आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं एक बार और एक काम करते हैं, यूआरएल में कुछ लिखते हैं, ठीक है। देखो मैंने यूआरएल में कुछ भी लिखा तो कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चेंज करता हूँ एंड फिर से कुछ और लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो कहाँ पहुंच गया मैं, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन पेज फॉर एपीआई। मतलब अब देखो मैं स्लैश के बाद कोई भी यूआरएल मैं अगर फेच कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं माई नेम, ठीक है, इस तरीके से, और मैं एंटर किया, तो ये कहाँ पे हम आ गए, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन पेज। मतलब हमने डॉक्स वाले कंपोनेंट को हम यहाँ पे क्या कर पा रहे, गेट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके बाद एक और स्लैश लगा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ AIP, फिर क्या आया, देखो अब क्या बोल रहा है कि ये पेज जो है वो नॉट फाउंड। मतलब देखो अब ये एरर पेज क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि आपने यहाँ पे डबल स्लैश का यूज़ किया है। एक स्लैश आपका ये है और दूसरा स्लैश आपका ये है, ठीक है। लेकिन हमने क्या डिफाइन किया है कि हमारा जो आईडी है एक ही स्लैश के बाद एक ही आईडी आएगा, ठीक है। और आईडी में कभी भी हमारा स्लैश ऑक्यूपाई नहीं करता है, ठीक है। दैट्स वाई ये एरर पेज आया, ठीक है। आप चाहो तो इस एरर पेज को भी कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे आना है, इसमें फर्स्ट वाले में किस में आना है, इसमें ये जो स्लैश वाला जब भी आप यूआरएल दोगे ना उसके अंदर आना है एंड इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कॉमा देख के लिखना है एरर एलिमेंट, ठीक है। इस नाम से एक आपको वेरिएबल मिलेगा इसके अंदर, और इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सा आपको एक एरर पेज क्रिएट कर लेना, ठीक है, और उसको यहाँ पे रेंडर करा देना है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं दिस इज द एरर पेज, ठीक है। अब देखो जो बाय डिफॉल्ट एरर पेज आ रहा था वो नहीं आएगा, उसकी जगह पे ये लिख के आएगा दिस इज द एरर पेज। क्यों, क्योंकि हमने इसको कस्टम कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। एरर एलिमेंट में हमने लगा दिया ये, देखो क्या लिख के आ रहा है, दिस इज द एरर पेज, दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ भी एपीआई या फिर कुछ भी अगर आप ऐड ऑन करते हो यूआरएल में इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे मिलेगा दिस इज द एरर पेज, ठीक है। लेकिन अगर एक स्लैश के बाद अगर हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे एक स्लैश के बाद अगर मैं अपना नाम ही लिख दूं, ठीक है, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन पेज देखने को मिल रहा है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत डायनेमिक राउटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आते हैं हम अपने कहाँ पे, देखो हमारा पूरा कार्ड्स कहाँ पे शो हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे मेन पेज पे, और देखो मेन पेज पे हमारा शो हो रहा है, मतलब होम कंपोनेंट में शो हो रहा है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं हम अपने होम कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे बना है हमारा होम कंपोनेंट। अब देखो मुझे क्या करना है, कार्ड पे क्लिक होते ही मुझे क्या करना है, उसको सेंड करना है, कहाँ पे, कहीं भी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हम इस लाइन में आएंगे और क्या करेंगे, कार्ड कंपोनेंट को एक फंक्शन पास करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन पास करेंगे एज अ प्रॉप्स। कौन सा फंक्शन, देखो समझो यहाँ पे अतः इधर सबसे पहले एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, किसके लिए, नेविगेशन के लिए, सिंपल सा, और किस चीज़ के लिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, हैंडल नेविगेट करके एक हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया, और ये जो हमारा एरो टाइप फंक्शन है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं। अब इस फंक्शन को ना मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा इसी के नाम से, इस फंक्शन को मैंने इसी नाम से पास कर दिया, ठीक है। कहाँ पे जाएगा, अब ये कार्ड प्रॉप्स के अंदर जाएगा। चलते कार्ड वाले प्रॉप्स के अंदर, और यहाँ पे हम डेटा को गेट कर रहे हैं, हमें और क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही अब ये फंक्शन मिल रहा है, अब मुझे क्या करना है, इस पे ऑन क्लिक पे मैं क्या कर दूंगा, ऑन क्लिक पे मैं सिंपल सा ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दूंगा। कौन से फंक्शन को, ये जो हमने गेट किया है, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर देखो अब मुझे चाहिए क्या, मुझे इसकी आईडी चाहिए। अब मुझे जब तक आईडी नहीं मिलेगा तब तक मैं चीज़ों को गेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक्चुअली पता नहीं चल पाएगा कि मुझे किस डेटा को एक्चुअली में रेंडर कराना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आईडी सेंड करूंगा। लेकिन अपने पास क्या आईडी है डेटा में, तो डेटा चेक करते हैं, ये हमारा डेटा डॉट जेसन है और इसके अंदर हमारे पास एक भी आईडी नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे एक कस्टम आईडी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो आईडी कुछ 1, ठीक है, और इन सब में 2 3 करके आईडी लगा देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, देखो आईडी क्या होता है, आईडी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो हम आईडी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पूरे डेटा को गेट कर सकते हैं। आप जब बैकएंड पढ़ोगे थोड़ा बहुत, तो जब आप एपीआई वगैरह फेच करोगे तो आपको पता चलेगा कि आईडी का महत्व क्या है इतना, ठीक है। तो आते हैं अपने कार्ड वाले में, और देखो
अब हमें आईडी मिल रहा है क्योंकि हम यहाँ पे आईडी लगा दिए हैं, दैट्स वाई हमें आईडी मिल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं और हमें इस फंक्शन को आईडी पास करना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कट करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम इसको पास करेंगे एंड देन इसके अंदर इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा डॉट आईडी। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो। ठीक है, इतना किया, देखो समझो ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। हमने एक लगाया कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, जब भी आप क्लिक करोगे इस पूरे कार्ड पर, कहाँ पे, इस कार्ड पर जब भी आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये फंक्शन आपका कॉल होगा। कौन सा फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, एंड इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारा एक और फंक्शन है जो कि हैंडल नेविगेट, और ये क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है एक आईडी, मतलब ये आईडी यहाँ से ले जा रहा है। ठीक है, अब जब ये आईडी ले जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आईडी को गेट भी करना पड़ेगा। कहाँ पे, हमारे home.jsx में, यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमने फंक्शन बनाया ना, तो यहाँ पे हमें आईडी को गेट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कंसोल करके चेक कर लेते हैं क्या हमें आईडी देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे एंड चेक करते हैं कि हमें आईडी देखने को मिल रहा है या नहीं। आते हैं आउटपुट में, रिफ्रेश करते हैं और इंस्पेक्ट मोड ऑन कर लेते हैं। एंड जैसे ही मैं इस, देखो अब कार्ड 1 पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, कार्ड 1 पे क्लिक किया तो देखो 1 देखने को मिला। कार्ड 4 पे अगर मैं क्लिक करूं तो देखो 4 देखने को मिल रहा है। कार्ड 3 पे अगर मैं क्लिक करूं तो 3 देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप सीरियल वाइज देखो तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। कुछ इसी तरीके से हमारा डेटा भी अरेंज है, 1 2 3 4 करके 1 2 3 एंड 4, कुछ इसी तरीके से हमारा डेटा भी अरेंज है। तो जब भी आप किसी भी कार्ड पर क्लिक कर रहे हो ना, तो उसका डेटा क्या हो रहा है, वो उठ के जा रहा है कहाँ से, इस कार्ड कंपोनेंट से, इस कार्ड कंपोनेंट से उठ के कहाँ जा रहा है, इसके पेरेंट एलिमेंट के पास। कहाँ पे, ये होम कंपोनेंट में, जहाँ पे हमने इस कार्ड को यहाँ पे कॉल किया था। क्लियर है, तो अब देखो ये आईडी हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमें इस आईडी का करना क्या है। ठीक है, देखो आईडी का हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको सिंपल सा पास करना है। कहाँ पे, यूआरएल में। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो यूआरएल में हमें पास करना है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक नेविगेशन का एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। तो हम यहाँ क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट नेविगेट और यहाँ पे यूज नेविगेट करके एक हमारा फंक्शन आता है। ठीक है, यूज नेविगेट करके एक हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम का एक फंक्शन है, उसको हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, एंड ये जो नेविगेट फंक्शन है अब हमारा किस तरीके से काम करेगा, बस आपको लगाना है नेविगेट और इसके अंदर आपको क्या पास कर देना है, सिंपल सा जो आपके यूआरएल है। ठीक है, जो भी आपको आईडी पास करनी है वो यहाँ पे आप पास कर सकते हो। कैसे, बैकटिक लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे, देंगे यहाँ पे स्लैश देना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा यहाँ पे पार्ट डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या आप कौन सा यूआरएल पे आप इसको भेजना चाह रहे हो। ठीक है, तो हम लगाएंगे स्लैश और फिर लगाएंगे यहाँ पे हम डॉलर का साइन। ठीक है, डॉलर का साइन लगाएंगे देन कर्ली ब्रैकेट्स। क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर वेरिएबल लिखने वाले हैं और आपको पता है कि बैकटिक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना है किसको, आईडी को। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही देखो क्या होगा, जैसे ही मैं किसी भी कार्ड पर क्लिक करूंगा, आईडी क्या होगी, वो आईडी उठ के आएगी यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या करेगा, फिर इसको नेविगेट कर देगा कहाँ पे, इस स्लैश और आईडी। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखना। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं 1 पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट वाले कार्ड पे क्लिक करूंगा, देखना क्या होगा। 1 पे क्लिक किया, देखो यूआरएल में चेंजेस देखो, /1 और हमारा पेज देखो कौन सा खुला है, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन पेज ऑफ द एपीआई। ठीक है, मतलब कि जो भी हम कार्ड पे क्लिक करेंगे उसके लिए ये वाला पेज खुलेगा। क्लियर है, अब देखो ये पेज खुल तो रहा है लेकिन मुझे इस पेज का डेटा कैसे मिलेगा, मतलब इस वाली आईडी का डेटा कैसे मिलेगा। अब हमें डेटा को फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें डेटा फाइंड करना है किसके बेसिस पे, इस आईडी के बेसिस पे। अभी तो हमारे पास क्या है, 4 डेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टैटिकली क्रिएट कर सकते हैं चारों के लिए अलग अलग। लेकिन मान लो कि हमारे पास 1000 एपीआईज हैं। ठीक है, 1000 डेटा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या सबके लिए एक एक कंपोनेंट क्रिएट करते रहेंगे, सबके लिए एक एक कंपोनेंट बैठ के बनाते रहेंगे, नहीं, गलत तरीका है ये। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे डायनेमिक राउटिंग करना पड़ेगा एंड देन ये जो आपको यहाँ पे आईडी मिला है ना, इस आईडी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डेटा को वापस से फेच कर सकते हो। ठीक है, तो मेथड जो है आपका फेच का एंड गेट, फेच, पोस्ट,
डिलीट, ये सारे मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आप इतना सीख लो डायनेमिक राउटिंग कैसे करते हैं। ये जो पेज है हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे। अभी एक कॉन्सेप्ट और है आपका यहाँ पे सीख के जाना। ये हो सकता है कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा, हो सकता है बताया भी होगा, मैंने देखा नहीं, बट आप ये जरूर देखना है, ठीक है। तो आना है आपको सबसे पहले टर्मिनल में और यहाँ पे लिखना है npm install json-server, ठीक है। इतना लिख के आपको बस इंस्टॉल कर लेना है। कहाँ पे? अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट है, क्लियर बात। आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जेसन सर्वर नाम का जो पैकेज है ना, उसको आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल होने देते हैं। देखो काम क्या करता है ये पहले मैं बता दूं। ये आपको एक प्रोवाइड करता है एक आपका लोकल सर्वर, ठीक है। लोकल डेटाबेस कह सकते हो, जैसे आपका PHP चलता है ना, उसी तरीके से आपका ये जेसन सर्वर का एक डेटाबेस चलेगा एक लोकल होस्ट URL पे, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिस पे आप क्या कर सकते हो, सारे मेथड्स अप्लाई कर सकते हो। मतलब गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट, पैच, डिलीट, सारे मेथड्स आप क्या कर सकते हो इस पे अप्लाई करके एंड टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको बैकएंड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डेटा को गेट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें कर सकते हो यहाँ से। तो ये एक प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है। इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। अब देखो क्या करना है, आपको आना है डेटा वाले फोल्डर के अंदर और यहाँ पे data.json करके एक फाइल क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। जिस नाम से आपको क्रिएट करना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आना, सिंपल से आपको क्या करना है, एक कर्ली ब्रैकेट क्रिएट कर लेना, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स, ध्यान से कर्ली ब्रैकेट्स क्रिएट करना। और अब इसके अंदर आप जो जो APIs क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मान लो कि मैं एक गेमिंग के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो गेमिंग का यहाँ पे क्रिएट किया। अब एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। देन कॉमा देंगे। एक और क्रिएट करते हैं किसके लिए, मान लो हम शॉपिंग के लिए क्रिएट करते, तो यहाँ लिख देते शॉपिंग, ठीक है। यहाँ पे एरे देंगे, ठीक है। देन मान लो एक और हमें चाहिए मूवीज के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मूवीज लिख लेते हैं एंड बस, ठीक है। अभी के लिए हम 3 रखते हैं और यहाँ पे एरे लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको कुछ इस तरीके से जेसन फाइल क्रिएट कर लेना है। अब देखो आना है आपको कहाँ पे, टर्मिनल पे। अब ध्यान से देखो कि हमारा जो डेटाबेस है, मतलब एक्चुअली अब क्या है, ये data.json क्या है, हमारा डेटाबेस है। तो ये कहाँ पे प्लेस है, हमारे डेटा नाम के फोल्डर के अंदर। तो एक काम करते हैं, तो मूव करते हैं कहाँ, डेटा फोल्डर के अंदर। तो वहाँ पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CD src एंड देन CD डेटा फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे ls करके आप चेक कर सकते हो कि आपके पास कौन कौन से फाइल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो data.json आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसी data.json फाइल को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मतलब कन्वर्ट नहीं, एक्चुअली हमें इसको रन करना है, ठीक है, हमारे कहाँ, लोकल होस्ट पे। तो इसके लिए आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा, npx json server एंड आपको यहाँ लिखना पड़ेगा data.json, ठीक है। बस आपको इतना लिख के एंटर कर देना है, ठीक है। और आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपका जो सर्वर है वो रन करने लगा है कहाँ पे, आपके लोकल होस्ट 3000 पे, ठीक है। एंड देखो इसके 3 एंड पॉइंट्स क्रिएट हुए, एक गेमिंग के लिए, एक शॉपिंग के लिए और एक मूवीज के लिए। क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको तीनों? देखो आपको हो सकता है 2 दिख रहा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। देखो अब दिख रहा है आपको 3 यहाँ पे एंड पॉइंट दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इन तीनों एंड पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फेच कर सकते हो। कुछ नहीं, आपको यहाँ पे कंट्रोल+ क्लिक करना है। आप कहाँ पहुँच जाओगे, ये इस जेसन सर्वर के मेन होम पेज पे आप पहुँच जाओगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, ये एक्चुअली में आपको एक प्रोवाइड करता है सर्वर। जैसा कि अभी थोड़ा देर मैंने आपको पहले बताया कि आपको क्या एक कह सकते हो कि बना बनाया सर्वर प्रोवाइड करता है, लेकिन ये सिर्फ डेवलपमेंट मोड के लिए, आप इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। अब क्या करना है, जैसे ही आप गेमिंग वाले पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, देखो गेमिंग वाले डेटा के अंदर। देखो आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप शॉपिंग वाले में जाओ, आपको वही सेम देखने को मिल रहा है। आप मूवीज़ वाले में जाओ, आपको सेम देखने को मिल रहा है। लेकिन आप ध्यान देना, मैं क्या करूँगा, मैं ये जो डेटा में हमारा जो डेटा है ना पूरा, इस पूरे डेटा को मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, ठीक है। ये चारों डेटा को मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और मान लो कि मैंने इसको गेमिंग वाले के अंदर ही डाल दिया, ठीक है। क्या कर दिया, इसको गेमिंग वाले के अंदर ही डाल दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब क्या होगा, एक बार इसको करते सेव किया एंड आते हैं यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, कुछ चेंजेस नहीं। लेकिन जब मैं गेमिंग वाले पे क्लिक करूंगा, देखो अब जो मेरा डेटा है वो मेरे को कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे, ठीक है।
कुछ इस तरीके से। मतलब अब मैं इस URL की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली डेटा को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फेच कर सकता हूँ। तो बस यही बताना था मेरे को कि आप अपने सिस्टम में एक बैकएंड जैसा सर्वर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चला सकते हो, ठीक है। और मेक श्योर कि आपका ये जो टर्मिनल है वो बैकग्राउंड में चलता रहना चाहिए, और साथ ही साथ आपका ये फ्रंट एंड वाला भी चलता रहना चाहिए, जिससे कि आपका फ्रंट एंड भी चले और ये जो बैक एंड वाला आपका जो डेटाबेस है वो भी चलता रहे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ ये आपको यहीं पे बता देता हूँ, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। और आप इस चीज़ को अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बेशक ट्राई कर सकते हो। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि ये जो आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है ना, अब हम इस डेटा को यहाँ से फेच करेंगे। कहाँ से? इस गेमिंग वाले से फेच कर लेंगे, या फिर कुछ दूसरा एंड पॉइंट बना लेंगे, वहाँ से फेच कर लेंगे। एंड क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फॉर्म टाइप कुछ क्रिएट करेंगे, जिसमें कि हम नए नए एपीआईज को क्या कर सके, ऐड कर सकते हैं, मतलब डेटा को पोस्ट कर सके। और जैसे हम डेटा को पोस्ट करेंगे वो डेटा यहाँ पे हमारा जाके ऑटो सेव होगा एंड ऑटो री रेंडर होगा, यहाँ पे आपको री रेंडर होते हुए भी दिखेगा, ठीक है। एंड जब आप ये चीज़ें करोगे ना, तो आप जैसे ही मान लो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो अभी कहाँ जा रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इस आईडी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस डेटा को वापस से फेच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही करेंगे कि यहाँ से हम डेटा को अब फेच करेंगे, ठीक है। जो भी आईडी आएगा उस आईडी को हम गेट करेंगे एंड उस आईडी से हम डेटा को फिर क्या करेंगे, फेच करेंगे और उसकी चीज़ों को यहाँ पे डायरेक्टली शो कराएंगे, ठीक है। और ये जो लेफ्ट हैंड की फंक्शनैलिटीज आपको यहाँ पर दिख रही होंगी जो कि सर्च वाली है, ये सारी चीज़ें भी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे आफ्टर दिस, ठीक है। तो चलो बनाओ, इसको क्रिएट करो एंड आई होप सो कि नेक्स्ट वीडियो में जो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप साथ साथ इसको क्रिएट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इसको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है एंड हमें ज़रूर से टैग कर देना, ताकि हमें भी पता चले कि आप इस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो हमारे साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।